आज की क्लास में हम ITI इलेक्ट्रिशियन इसरो के पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द केबल स्पेसिफिकेशन। इनमें से कौन सा केबल के स्पेसिफिकेशन में नहीं होता है। तो केबल के स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, तो केबल के स्पेसिफिकेशन में कंडक्टर यानी चालक का साइज और मटेरियल, ये स्पेसिफिकेशन में रहेगा कि कंडक्टर का साइज क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल जो कुचालक पदार्थ है का तापक्रम, उसका टेम्परेचर और वोल्टेज, कितनी वोल्टेज उसकी सहन करने की सामर्थ्य है, ये स्पेसिफिकेशन में रहेगा। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग, जो केबल है वो कितनी शॉर्ट सर्किट करंट को प्रवाहित करने में सक्षम होती है। तो ये सब यहाँ पे केबल के स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे रहता है। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है, डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब होता है परावैद्युत हानि। कि जो केबल है, केबल में हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर, ये हमारा चालक है, कंडक्टर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, कुचालक, और कुचालक के ऊपर में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे शीथ लगाते हैं, है ना। तो ये जो कुचालक है, इस कुचालक से जो करंट है लीकेज करती है, और लीकेज करके कहाँ जाती है, वो अर्थ में, ग्राउंड में जाती है। तो इसके कारण कुचालक में होती है परावैद्युत हानि, यानी कि कुचालक के प्रतिरोध से जब करंट प्रवाहित होती है तो उसमें I2R हानि होती है, तो इसको परावैद्युत हानि होते हैं। तो परावैद्युत हानि के आधार पर केबल का स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो केबल का स्पेसिफिकेशन किस पर निर्भर करेगा, केबल की वोल्टेज रेटिंग पर निर्भर करेगा कि इंसुलेशन की वोल्टेज रेटिंग कितनी है, कंडक्टर मटेरियल के साइज पर निर्भर करेगा कि कंडक्टर मटेरियल का साइज क्या है, ठीक है, उसके स्ट्रैंड यानी कितने कंडक्टर का उपयोग किया गया है, 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे कंडक्टर को मिला के एक कंडक्टर बनाते हैं, तो कंडक्टर के स्ट्रैंड्स यानी तंतु कहलाते हैं, ये इन पर निर्भर करेगा, है ना, वही कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा। लेकिन किस पर निर्भर नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू डायरेक्ट करंट। यदि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी को हम डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दें तो क्या होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास में कि यदि कोई ट्रांसफॉर्मर है ये, और इस ट्रांसफॉर्मर की ये प्राइमरी है, इस प्राइमरी को यदि हम डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, तो जब हम डीसी करंट प्रवाहित करेंगे इसमें, तो डीसी करंट तो इसमें प्रवाहित होगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगी वो फ्लक्स कैसी रहेगी, समय के सापेक्ष स्थिर रहेगी। इसमें जो डी फाई बाई डी टी है, यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर है, ये शून्य होगी। तो इसलिए जो ईएमएफ उत्पन्न होती है ट्रांसफॉर्मर में, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में जो स्व प्रेरित ईएमएफ होती है E1, म्यूचुअली प्रेरित ईएमएफ होती है E2, तो इन दोनों का मान क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, इन दोनों का मान यहाँ पे शून्य होगा। तो इसके कारण प्राइमरी जो है, उस प्राइमरी में बहुत ज्यादा मात्रा में करंट प्रवाहित होगी, क्योंकि ये जो E1 होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ कहलाती है, और ये बैक ईएमएफ ही ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट को कंट्रोल करती है, सीमित करती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट I1 क्या होती है, तो V1 जो हम अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं, V1 माइनस E1, और प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस ये होती है। यदि इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में अत्यधिक मात्रा में करंट फ्लो होगी और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वहां पर जल जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें प्राइमरी स्मॉल करंट ड्रॉ करेगी बोल रहा है, ये तो गलत है। लीकेज रिएक्टेंस, इससे लीकेज रिएक्टेंस का कोई संबंध नहीं है। कोर लॉस इंक्रीज होगा
और दिया है प्राइमरी में ड्रॉ हैवी करंट। तो प्राइमरी जो है हैवी करंट ड्रॉ करेगी और वहां पे वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर वायर यूज फॉर लाइट एंड फैन इज। ठीक है, तो यहां पे आपको बोल रहा है कि लाइट सब सर्किट और फैन सब सर्किट। ठीक है, तो जैसे हमने सब सर्किट पढ़े हैं, तो सब सर्किट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है लाइट सब सर्किट और दूसरा होता है पावर सब सर्किट। तो जो लाइट सब सर्किट होता है, लाइट सब सर्किट, इस लाइट सब सर्किट में कॉपर का जो मिनिमम साइज होता है, न्यूनतम साइज होता है कॉपर चालक का, वो कितना होता है? 1 mm²। ठीक, और पावर सब सर्किट में जो कॉपर का मिनिमम साइज होता है वो होता है 1.25 mm²। इसी तरह से एल्यूमिनियम का जो साइज होता है यहाँ पे वो होता है 1.5 mm², और इसमें जो एल्यूमिनियम का साइज होता है वो होता है 2.5 mm²। तो ये न्यूनतम साइज है लाइट सब सर्किट में कॉपर का, एल्यूमिनियम का। ठीक है, पावर सब सर्किट में कॉपर का और एल्यूमिनियम का। तो यहां बोल रहा है कि मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कॉपर वायर का वो कितना होना चाहिए लाइट या फैन सब सर्किट में? तो वो 1 mm² होना चाहिए, 1 mm² से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थिंग फॉर हाउस वायरिंग यूजर्स। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाउस वायरिंग जो हम घरों में वायरिंग कर रहे हैं उसमें अर्थिंग बनाते हो, अर्थिंग पिट बनाते हो, गड्ढा बनाते हो आप, तो उस अर्थिंग में आप किसका यूज करते हो? तो कोयले का और नमक का यूज करते हो। तो आंसर आएगा कोल एंड सॉल्ट, है ना। तो इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर 415 वोल्ट एलटी सिस्टम। तो 415 वोल्ट एलटी यानी लो टेंशन सिस्टम में आप कौन से सर्किट ब्रेकर का यूज करोगे? तो लो वोल्टेज सिस्टम में 500 वोल्ट तक हम किसका यूज करते हैं? एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं 500 वोल्ट तक। ठीक, इससे यदि अधिक होता है जैसे कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसका यूज कर सकते हैं 145 किलो वोल्ट तक। ये किसका करते हैं? मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका यूज करते हैं 145 किलो वोल्ट तक। SF6 जो सर्किट ब्रेकर है, इस SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे 760 केवी तक, 760 केवी तक यूज करते हैं। और जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम यानी निर्वात, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का यूज हम करते हैं लगभग 33 केवी तक। ठीक है, तो इससे ज्यादा के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो हमारा आएगा 415 वोल्ट है तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का यूज करोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a 6-pole lap wound generator has 300 conductor, the EMF induced per conductor being 5 volt, the generated voltage of the generator is। तो जनरेटर की जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर कितनी होगी? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लैप वाइंडिंग है, इस लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या किसके बराबर होती है? पोल की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुल समांतर पथ कितने होंगे? 6, और कुल कंडक्टर कितने दिए हुए हैं हमको? 300 कंडक्टर। तो कंडक्टर पर पाथ यानी प्रत्येक समांतर पथ में कंडक्टर की संख्या। तो 300 कंडक्टर हैं, एक पथ में कितने कंडक्टर हो जाएंगे? तो 50 कंडक्टर आएंगे यहाँ पे प्रत्येक पथ में। ठीक है, तो बोल रहा है कि EMF की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? तो जब हमको पता है एक पथ में 50 कंडक्टर हैं और एक कंडक्टर में कितनी EMF है? 5 वोल्ट, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी एक पथ में? 250 वोल्ट।
तो हम यहाँ पे इन सभी पथ को कैसे जोड़ते हैं, समांतर में, और समांतर में जो वोल्टेज होती है उस वोल्टेज की वैल्यू कैसी होती है, समान। तो हम एक पथ के वोल्टेज की गणना करते हैं कि एक पथ में यदि 250 वोल्ट है, इसमें भी 250 होगी, सभी में 250 होगी, तो हमको टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, 250 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 250 वोल्ट, डी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैंने ये आप लोगों को क्लास में कई बार बताया है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो यदि हम देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे दर्शाते हैं, बी से, ठीक है, इसकी एक यूनिट होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल, फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मैंने बताया था ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 टेस्ला। तो ये जो टेस्ला है ये इसकी एसआई यूनिट होती है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है ये क्या होती है, गॉस। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है यहाँ पे, गॉस, ठीक। तो इसका आंसर यहां पे क्या आएगा, टेस्ला, बी। इसके बाद में नेक्स्ट है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे करंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले इस सर्किट को यहाँ पे देखते हैं कि जो ये सर्किट है इसमें इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ये कितनी ब्रांच है, यहाँ पे 3 ब्रांच पैरेलल में है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा दिया। अब ये वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 15 वोल्ट का सोर्स है, ठीक। करंट यहाँ पे है ये आई, और 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं। तो सबसे पहले इनका पैरेलल निकाल लो। तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/N, यानी 3/3 बराबर क्या होगा, 1। तो इन तीनों को हटा देते हैं और इनकी जगह में एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कितनी वैल्यू का, 3 ओम का, सॉरी 1 ओम का। तो इन तीनों को हटाकर इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिए 1 ओम का। तो अब ये तीनों कैसे आ गए, सीरीज में। तो सीरीज में इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 = 3। तो यदि अपने को करंट निकालनी तो ओम का नियम, उसके अलावा कुछ नियम ही नहीं है आपके पास में, ठीक। तो 15/3 15 वोल्ट अपॉन 3 ओम, तो इक्वल टू क्या आएगा, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो इसका आंसर आएगा सी, ठीक। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल रेफरेंस ऑफ अर्थ फॉर अर्थिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी। तो पोटेंशियल अर्थिंग का कितना लेते हैं, तो मैंने आपको कहीं बताया अर्थ का पोटेंशियल कितना लेते हैं हम, 0 वोल्ट। तो ये बहुत आसान है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बी, 0 वोल्ट। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, है ना। तो अर्थ को क्या माना गया है कि ये चालक की एक बहुत बड़ी प्लेट है, इसमें असंख्य आवेश भी यदि हम देंगे तो इसके पोटेंशियल में, इसके विभव में चेंज नहीं आएगा। इसका विभव, इसका पोटेंशियल हमेशा कितना रहेगा, 0 वोल्ट ही रहेगा, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन है कि इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस हैज। तो यदि टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हो, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सिंपल याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस घट रहा है, घटना मतलब कम होना, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हो, पॉजिटिव, बढ़ना यानी पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है,
तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलोगे इसको, यानी कि धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक इसको बोलोगे। यदि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर रहे हो आप, बट रेजिस्टेंस में नो चेंज, रेजिस्टेंस में क्या है यहाँ पे नो चेंज, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे जीरो या नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने बताया है नेगेटिव किसमें होता है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर का होता है, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का होता है, थर्मिस्टर का होता है, ठीक है, कुचालक का इंसुलेटर का होता है, तो इन सब का नेगेटिव टेम्परेचर होता है। इसके अलावा कार्बन रेजिस्टेंस कार्बन प्रतिरोध उसका भी नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसका होता है, तो पॉजिटिव मैंने बताया था प्योर मेटल एंड अलॉय, शुद्ध धातु और मिश्र धातु, इनका धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। ठीक, अब यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करने पर प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नगण्य या शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक है, नेग्लिजिबल या जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो मैंने बताया था मैंगनीन और यूरेका, मैंगनीन और यूरेका, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मिश्र धातुएं हैं, है ना, एलॉयज हैं, हाई रेजिस्टिव एलॉयज हैं, उच्च प्रतिरोधकता की ये मिश्र धातुएं हैं, जो कि मैंगनीन एंड यूरेका है। यूरेका का ही दूसरा नाम मैंने बताया था कंस्टेंटन होता है, कंस्टेंटन। ठीक, तो जो मैंगनीन है, ये मैंगनीन किसका एलॉयज है, तो ये कॉपर, मैंगनीज और निकल इसका एलॉयज होता है। तो यहाँ पे यूरेका या कंस्टेंटन किसका एलॉय है, तो ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, इसका एलॉय होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत से एग्जाम में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस घट रहा है, तो कौन सा आएगा इसमें, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मेटल यूज फॉर प्लेट टाइप अर्थिंग, तो प्लेट टाइप अर्थिंग के लिए हम किस मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो मैंने बताया था कि अर्थिंग जो है दो टाइप की होती हैं, प्लेट टाइप अर्थिंग होती है और पाइप टाइप अर्थिंग, जो इसको बोलते हैं सब स्टेशन अर्थिंग। तो ये मेन सब स्टेशन अर्थिंग है ना। इसके अलावा रॉड टाइप अर्थिंग होती है, जो आप लोग ITI में पढ़ते हो, या फिर वाटर टाइप अर्थिंग होती है ना, वो अलग है, वो एक टेम्पररी अर्थिंग है। जो मेन अर्थिंग होती हैं, जो नॉर्मली सब स्टेशनों में यूज की जाती हैं, वो दो ही प्रकार की होती हैं, प्लेट अर्थिंग और दूसरी होती है पाइप अर्थिंग। तो जो प्लेट अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग, तो इस प्लेट अर्थिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यूज करते हैं कॉपर की प्लेट। तो कॉपर की प्लेट जो होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी विमाएं क्या होती हैं, 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई, और इसकी मोटाई क्या होती है, 1.38 mm, ये इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। या फिर हम GI की प्लेट का यूज करते हैं, तो GI की प्लेट की लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो मोटाई होगी इसका डबल कर देंगे, तो 6.36, ठीक है, इतना mm इसकी क्या होगी, मोटाई। अब यहाँ पे आपको कॉपर दिया हुआ है, GI नहीं दिया हुआ है, तो कॉपर को टिक करोगे आप। ठीक है, कॉपर के अलावा सिल्वर दिया है, सिल्वर भी चालक है लेकिन बहुत महंगा है, तो उसका यूज नहीं करोगे। एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते हैं, गोल्ड का भी यूज नहीं करोगे, है ना, कोई अर्थिंग ही खोद के ले जाएगा गोल्ड लगाओगे, ये तो पता चल रहा है अर्थिंग में गोल्ड लगाया है, तो अर्थिंग ही उखाड़ के अंदर अगले दिन गायब अर्थिंग है। तो इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, कॉपर या GI। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, कॉपर। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंट्रोल सर्किट वायरिंग द मीनिंग ऑफ नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट मीन। तो ये कंट्रोल सर्किट वायरिंग हम कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि मैंने स्टार्टर का एक वीडियो बनाया हुआ है ना, स्टार्टर का एक वीडियो बनाया है, DOL स्टार्टर। तो उस DOL स्टार्टर में मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि NC का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज्ड, और NO का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो ये जो वायरिंग है, अब जो भी मोटर होती है, मोटर में जो स्टार्टर हम यूज करते हैं,
उस स्टार्टर के द्वारा मोटर को हम क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई। अब उस स्टार्टर के ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल वायरिंग का। ठीक है, तो जब हम कंट्रोल वायरिंग यूज करते हैं उसमें जो स्विच यूज करते हैं, है ना, उसमें जो हम इस प्रकार से स्विच यूज करते हैं, जैसे कि यहां पे ये स्विच है, ये इस प्रकार से है, ये सॉरी इस प्रकार से स्विच है। तो इस स्विच को क्या बोलेंगे, ये स्विच क्या है, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है। जब दबाओगे तब ओपन होगा, छोड़ोगे तो वापस क्लोज हो जाएगा। यदि कोई इस प्रकार का स्विच है तो इस स्विच को क्या बोलोगे, ये क्या है, नॉर्मली ओपन है। जब दबाओगे तो क्लोज होगा, छोड़ोगे तो वापस ओपन हो जाएगा, तो नॉर्मली ओपन रहेगा। तो यहां पे इनका हम यूज करते हैं। तो यहां पे दिया है ऑप्शन में आपको कॉन्टेक्ट रिमेन इन क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट रिमेन इन क्लोज कंडीशन इन ऑल द स्टेट ऑफ रिले। कॉन्टेक्ट ओपन व्हाइल रिले कॉइल इज डी एनर्जाइज, कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन रिले कॉइल इज एनर्जाइज, कॉन्टेक्ट व्हेन रिले कॉइल इज डी एनर्जाइज। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जब हमको बोल रहा है कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, तो इसके जो कॉन्टेक्ट हैं वो नॉर्मली क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। जब रिले कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये क्या होंगे, ओपन होंगे। रिले कॉइल डी एनर्जाइज होगी, तो रिले कॉइल यदि एनर्जाइज होती है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहां पे ओपन हो जाएंगे। और रिले कॉइल यदि डी एनर्जाइज होती है तो ये क्या हो जाएंगे, यहां पे क्लोज हो जाएंगे। तो इसके अनुसार यहां पे दिया है कॉन्टेक्ट रिमेन इन क्लोज कंडीशन इन ऑल द स्टेट ऑफ रिले, किसी भी अवस्था में क्लोज रहेंगे नहीं, गलत है। कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन रिले कॉइल इज डी एनर्जाइज, ठीक है, गलत हो गया। कॉन्टेक्ट ओपन व्हेन रिले कॉइल इज एनर्जाइज, तो कॉन्टेक्ट ओपन रिले कॉइल इज एनर्जाइज, ये सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ चोक इन द फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का मुख्य कारण क्या है। तो मैंने बताया था कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का मुख्य कार्य क्या होता है, स्टार्टिंग के समय में क्या करती है, वो हाई वोल्टेज ब्लास्ट करती है, यानी हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। तो स्टार्टिंग के समय में 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है, और जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो उसकी करंट को क्या करती है, यहाँ पे लिमिट करती है, करंट को सीमित रखती है। ठीक है, तो करंट को ये लिमिट करती है, कब, ट्यूबलाइट के ऑन होने के बाद। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है वोल्टेज लिमिट करती है, नहीं। इंड्यूस्ड हाई वोल्टेज, यस, हाई वोल्टेज इंड्यूस करती है, 1000 वोल्ट उत्पन्न करती है स्टार्टिंग समय। एलिमेंट रिपल इन सप्लाई वोल्टेज, नहीं, नन ऑफ द अबव, नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इंड्यूस्ड हाई वोल्टेज इंड्यूस करती है, यानी प्रेरित करती है, यानी उत्पन्न करती है। ठीक, तो बी इसका आंसर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्टली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट बिकॉज ऑफ। तो मैंने अभी आपको शाम की क्लास में ही पढ़ाया है ना, कॉमन एमीटर कनेक्शन। तो कॉमन एमीटर कनेक्शन का हम सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं, सबसे ज्यादा यूज ट्रांजिस्टर कनेक्शन में मैंने लिखवाया है कि ट्रांजिस्टर कनेक्शन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, कॉमन एमीटर कनेक्शन का। तो कॉमन एमीटर कनेक्शन का ही हम क्यों यूज करते हैं, तो मैंने बताया था कि कॉमन एमीटर कनेक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो करंट गेन होती है, इसकी जो वोल्टेज गेन होती है, और इसकी जो पावर गेन होती है, ये तीनों गेन ही इसमें हाई होती हैं। ठीक, कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में तीनों गेन हाई नहीं होती हैं, उनमें एक हाई है तो दूसरी लो है। यहाँ पे करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन तीनों हाई होती हैं। दूसरा मैंने बताया था कि इसके आउटपुट और इनपुट इंपेडेंस का जो अनुपात होता है ये मध्यम होता है, मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वेरी लो इनपुट हाई वोल्टेज गेन, ये दिया हुआ है हाई इंपेडेंस लो वोल्टेज गेन। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए बनाया मॉडरेटली हाई इनपुट इंपेडेंस, हाई वोल्टेज गेन, लो इनपुट इंपेडेंस एंड लो वोल्टेज गेन। तो इसकी वोल्टेज गेन कैसी है, हाई है, तो वोल्टेज गेन हाई देखिए, और इसका जो इनपुट इंपेडेंस है वो भी कैसा है, मॉडरेटली हाई है। तो हम इसका आंसर लेंगे सी, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन किसकी यूनिट है, तो ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स,
ल्यूमिनस फ्लक्स को हिंदी में क्या बोलते हो? ठीक है, तो इसको बोलते हो ज्योति अभिवाह। तो ज्योति अभिवाह ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है। तो ये ल्यूमेन है। तो सिंपल है ये। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका आंसर आएगा डी। तो इस क्वेश्चन में यहां पे देखेंगे हमको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। तो अल्टरनेटर की स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस, और इसका फार्मूला होता है 120 F/P। तो यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है 1800 स्पीड आरपीएम, 120 कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और पोल कितने दिए हुए हैं आपको? यहाँ पे 4। तो इसको यहाँ पे आपको भाग दे देना है। तो भाग दोगे तो 4 से इसको भाग दे दो, ठीक है, 0 से ये कैंसिल होगा, 3 से इसको भाग दे दो, तो फ्रीक्वेंसी 180/3 यानी क्या आएगा? 60 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 हर्ट्ज। इसके बाद में नेक्स्ट है एडी करंट लॉस इन ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो ट्रांसफॉर्मर में हम एडी करंट लॉस को कैसे कम करेंगे? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, कई बार पढ़ चुके हो, सब जगह एक ही नियम है कि लैमिनेशन की जो थिकनेस होती है, लैमिनेशन की जो मोटाई होती है ना, कोर हम कैसे बनाते हैं? तो कोर को हम इस प्रकार से क्या करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर की कोर को हम इस प्रकार से टुकड़े 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 में डिवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर में वार्निश लगा के सभी को जोड़कर फिर कोर बनाते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक टुकड़ा आपका ऐसा है, ये प्रत्येक टुकड़ा आपका ऐसा है यहाँ पे, तो इस प्रत्येक टुकड़े की जो मोटाई है वो मोटाई आपकी कितनी है? तो यदि हम देखें कि एडी करंट लॉस का क्या सूत्र होता है, तो एडी करंट लॉस का सूत्र होता है कांस्टेंट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। तो यदि हमको एडी करंट को कम करना है, लॉस को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? थिकनेस को घटाना पड़ेगा। थिकनेस को घटाओगे तो एडी करंट लॉस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो लैमिनेशन की थिकनेस को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कम करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज। तो इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड कैसी होती है? तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी। कभी ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर की जो स्पीड होती है एनआर, ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है? कम। तभी स्टेटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, स्टेटर फ्लक्स की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, रोटर की स्पीड, दोनों का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हो स्लिप स्पीड। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर इज हमेशा क्या होती है? लेसर देन सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड्स आर एज। तो जो हेक्सा ब्लेड होती है, सभी देखियो हेक्सा ब्लेड है ये, इस प्रकार से ही। तो हेक्सा ब्लेड में यहाँ पे इस प्रकार से कैसी होती हैं? शॉर्ट टीथ, है ना, आरादंत तो बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये टीथ होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टीथ है, एडजेसेंट टीथ यानी क्या होता है? आजू बाजू के टीथ। तो ये जो टीथ होती हैं, इनके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? कि वो इसका क्या है? पिच है। पिच यानी क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? पिच ऑफ ब्लेड। ब्लेड का क्या कहलाता है? वो पिच। ठीक है, और हेक्सा ब्लेड की लंबाई की गणना कैसे करते हैं? तो ये जो होल दिख रहा है, इसके केंद्र से, यहां से इसका केंद्र लोगे और इसके केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? हेक्सा ब्लेड की लंबाई को ये दर्शाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट विच प्रोवाइड्स अ फास्ट गो नो गो टेस्टिंग फॉर फ्यूज। फास्ट गो नो गो टेस्टिंग फॉर फ्यूज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट विच प्रोवाइड्स अ फास्ट गो नो गो टेस्टिंग फॉर फ्यूज। तो गो नो गो मतलब आपका फ्यूज मेल्ट हो गया है या नहीं हुआ है या मेल्ट हो गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे?
कंटिन्यूटी टेस्टिंग यानी निरंतरता परीक्षण। तो इसका आंसर आएगा सी। इसके बाद में क्वेश्चन, इन एसी सर्किट रेशियो ऑफ किलोवाट टू केवीए प्रेजेंट। ठीक है, तो यदि हम देखें कि हम सूत्र लिखते हैं, किलोवाट वास्तविक शक्ति क्या होती है, आभासी शक्ति इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति बराबर क्या होता है, आभासी शक्ति इंटू कॉस फाई, यानी ट्रू पावर रियल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एपरेंट पावर इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो किलोवाट अपॉन केवी होगी। तो ये किसका रेशियो हो गया, ये पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक सी। तो यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस हैज मिनिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी। इनमें से कौन से सुरक्षा युक्ति का ब्रेकिंग क्षमता सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो जैसे वैक्यूम है उसकी ज्यादा रहेगी, ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसकी भी ज्यादा रहेगी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी और एयर सर्किट ब्रेकर इन दोनों की कम होती है। तो दोनों में सबसे कम किसकी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी की होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एमसीबी। ठीक है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इफ इट ड्रॉ 0.1 एम्पियर फ्रॉम 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, यदि वो 0.1 एम्पियर की करंट ले रहा है 9 वोल्ट बैटरी से। तो सिंपल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, तो V अपॉन I होता है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको पता है कितनी है, 9 वोल्ट है, और करंट कितनी है 0.1 है, इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 90 ओम, 90 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद में फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो मैंने ये आपको क्लास में कई बार बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको क्लास में कई बार बताया कि फ्यूजिंग फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है ना। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है ये रेशियो होता है करंट का। तो दो करंट होती हैं, एक होती है मिनिमम फ्यूजिंग करंट और दूसरी होती है करंट रेटिंग। तो यहां पे जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है और दूसरी होती है करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज की करंट रेटिंग, तो इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर। और मैंने आपको बताया था फ्यूजिंग फैक्टर आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है 1। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो HRC फ्यूज होता है, HRC फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है 1.45, और जो रिवायरेबल फ्यूज होता है किटकैट फ्यूज होता है उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू लगभग कितनी होती है, तो 1.9 या 2 अपन उसको यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यदि 1.9 दिया है तो उसको टिक करना है, यदि नहीं दिया है तो 2 को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम फ्यूजिंग करंट और क्या आएगा, नॉर्मल करंट रेटिंग यानी रेटेड करंट यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट फोर्स यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर क्विकली इज। ठीक है, तो हमने जो सांकेतिक यंत्र होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा रहता है, ये आपका पॉइंटर है ना। तो इस पे हमने एक फोर्स लगाया है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होता है। इसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। दोनों टॉर्क लगाने के बाद यदि हम यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं तो ये पॉइंटर अपने 2 एम्पियर पे आकर रुकना चाहिए, पर ये रुकता नहीं है, यहाँ का करता है ऐसे ऑसिलेशन, धीरे धीरे इसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता है फिर जाके रुकता है। ठीक है, तो यदि इसको आपको तुरंत रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ऑसिलेशन को कम करके तुरंत रोकना है आपको। तो एक तीसरा फोर्स लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। तो हम क्या लगाते हैं इस पे, डैम्पिंग फोर्स। इस डैम्पिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम, अवमंदन बल। अवमंदन बल इसके ऊपर में हम लगाते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आएगा, डैम्पिंग फोर्स, अवमंदन बल। ठीक, तो इस प्रकार से ये बचे हुए क्वेश्चन थे। और इसी तरह से यदि आप और पेपर्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मैं बाकी पेपर्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाऊंगा।